गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स को। और उत्तराखंड एलटी की अगर सिलेबस की बात करें तो यूनिट नंबर जो थर्ड है हमारे पास है उसमें लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हमें दिया हुआ है टॉपिक। तो उसके अंदर जो हमारे पास लिटरेरी फॉर्म्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमने ले रखे हैं लिटरेरी टर्म्स। ठीक, तो इनको डिस्कस करेंगे। और जितने जो टॉपिक यहाँ पे जितने लिटरेरी फॉर्म्स या लिटरेरी टर्म्स शेष रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने कलेक्ट कर रखे हैं। स्पेशली ये जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे जो जितने भी लिटरेरी टर्म्स कलेक्ट कर रखे हैं ये अलग अलग बुक्स से कलेक्ट किए हैं। तो बहुत समय लगता है इस टाइप की अगर बात करें पीडीएफ तैयार करने में। तो डिमांड थी हमारे व्यूअर्स की, तो उस पर हमने काम करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के हर एक टॉपिक को यहाँ पे बहुत बारीकी से कवर करने की हमारी कोशिश है। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट हमने एक प्रोवाइड किया था जिसमें हम देख रहे हैं आपके कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि सर रेगुलर जो है मॉक टेस्ट की डिमांड आपके द्वारा की जा रही है उसमें। तो मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो कोशिश ये रहेगी अधिक से अधिक हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें आपको। लेकिन रियलिटी ये है कि मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और समय इतना हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर बात करें ऑफलाइन क्लासेस में अपने व्यस्त रहते हैं। तो उसके बाद जितना समय मिलता है तो उसके बाद उस समय में ही हमें वो एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर करने होते हैं। और उसके साथ साथ उन जो एमसीक्यूज़ हम प्रिपेयर करते हैं तो उनको टाइप करने के लिए जैसे हम देते हैं तो उसमें भी फिर देखना पड़ता है कि टाइपिंग के बाद कहीं पे कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है करके। तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है, लेकिन कोशिश ये रहेगी अधिक से अधिक संख्या में मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पिकारेस्क नोवेल की बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स में। पहला जो हमारे पास है, तो पिकारेस्क नोवेल क्या होता है इस बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, पिकारेस्क नोवेल की अगर बात की जाए तो पिकारेस्क जो है ये कॉइन हुआ था कब, 1810 के आसपास। कब कॉइन हुआ था ये, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ये इसको कॉइन किया गया था, अगर इस टर्म की बात की जाए तो कॉइंड हुआ था कब, 1810 के आसपास हुआ था। ठीक है, कॉइंड इन 1810। और रही बात, तो फादर ऑफ जो पिकारेस्क नोवेल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है आपको पता है, टॉमस नैश को कहा जाता है। फादर किसको कहा जाता है इसका, यानी कि इसको जो है कॉइन करने का श्रेय किसको जाता है, या इसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है, तो फादर इसका जो है टॉमस नैश को कहा जाता है। टॉमस नैश ये वही हैं, नैश। ठीक, कौन, यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें भी डिस्कस किया था CGNW करके हमने वो किया था। और दूसरा OLLP करके, टोटल 7 इनकी संख्या थी। तो जो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास ग्रीन, नैश और ये हमारे पास CGNM था, सॉरी CGNM था, मॉल्लो। ठीक है, CGNM यानी कि ग्रीन, नैश और मॉल्लो, लिली, लॉज और पीले, ये 6 ये हैं। एक टॉमस किड थे जो कि दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है स्कॉलर नहीं थे दोनों में से किसी के भी, लेकिन उसके बाद भी उनको यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता है। ये तो बात आ गई जब यूनिवर्सिटी विट्स की, तो यहाँ पे हमने इसको जान लिया। टॉमस नैश की बात आई, फादर की बात आई, जब पिकारेस्क नोबेल। तो इनका जो फर्स्ट जो पिकारेस्क नोबेल है इंग्लिश लिटरेचर का जिसको कंसिडर किया जाता है वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। क्या है उसका नाम, उसका नाम है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर करके है, यह नाम आपने सुना ही होगा। जिसका अदर टाइटल की अगर बात करें, इसके अदर टाइटल की, तो द लाइफ ऑफ जैक विल्टन करके है। क्या है, इसी को द लाइफ ऑफ जैक विल्टन के नाम से भी जाना जाता है। लाइफ ऑफ जैक विल्टन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अगर डेट की बात की जाए 1594, क्या हो जाएगा 1594। तो ये है फर्स्ट जो पिकारेस्क नोवेल, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर करके, आपने इसके बारे में सुना होगा।
ये पढ़ा भी होगा आपने इससे पहले, ठीक। तो इसी में अन्य पॉइंट्स की अगर बात करें, पिकारेस्क जो है ये, इसके ओरिजिन की बात करें तो ये वर्ड जो है स्पेनिश यानी कि वर्ड पिकारो से बना है। स्पेनिश वर्ड क्या है, पिकारो करके, स्पेनिश वर्ड पिकारो है, उससे बना है। और पिकारो का मतलब क्या होता है, पिकारो मीन्स होता है, पिकारो की अगर मीनिंग की बात की जाए तो पिकारो मीन्स होता है रग, या इसी को बोलते हैं रास्कल, रग या रास्कल, और जिसको हिंदी में बोलते हैं दुष्ट। और इंग्लिश में अदर मीनिंग की बात करें रग की तो पैटी क्रिमिनल होता है, पैटी क्रिमिनल, पैटी क्रिमिनल। अब इसमें बात किस चीज़ की होती है देख लीजिए, इसमें दिया क्या है, ये तो बात थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी पिकारेस्क नोवेल के बारे में। ये स्टोरी है, ये किस चीज़ की स्टोरी है आप देख सकते हैं, स्टोरी ऑफ लूजली कनेक्टेड एडवेंचर। एडवेंचर्स मीन्स होता है कारनामों की, और जो कि इसकी सेटिंग क्या होती है, लो लाइफ होती है, समाज के निम्न वर्ग के जो पैटी क्रिमिनल है उसके एडवेंचर्स को इसमें शो किया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। क्या बोला हमने, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो लो लाइफ सेटिंग इसमें दी गई है, यानी कि जो समाज का जो निम्न वर्ग का एक क्या होता है, पैटी क्रिमिनल होता है, उसके एडवेंचर्स को इसमें शो किया जाता है, उसके कारनामों को दिखाया जाता है। यानी कि निम्न सामाजिक वर्ग का जो एक पैटी क्रिमिनल होता है उसके आकर्षक एट्रैक्टिव यानी कि एडवेंचर को इसमें दर्शाया जाता है। इट डील्स विद द फॉर्चून ऑफ रग एंड एडवेंचर। ये किससे डील करता है, फॉर्चून ऑफ रग, फॉर्चून ऑफ रग्स यानी कि रग के फॉर्चून से और उसके एडवेंचर से। फॉर्चून का मतलब है यहाँ पे भाग्य से मतलब है उसके, जो उसकी लाइफ में चलता है, ठीक है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं और जो उसके एडवेंचर्स होते हैं उसको इसमें दर्शाया जाता है पिकारेस्क नोवेल में। और इसी में इसके अदर एग्जाम्पल्स, अगर पिकारेस्क नोवेल की बात करें तो चार्ल्स डिकिंस का दी पिकविक पेपर भी इसका एक एग्जाम्पल है, चार्ल्स डिकिंस का पिकविक पेपर्स। इसके अलावा मार्क ट्वेन का जो है हकलबेरी फिन करके है, कैरवांतेस का डॉन क्विक्जॉट यानी कि डॉन कोहते जिसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर की जो है डिटेल में स्टडी कर रखी है। डॉन क्विक्जॉट यानी कि कोहते करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। कैरवांतेस किसका है, ये कैरवांतेस का है। ये पिकारेस्क नोवेल की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की ओर, पोइटिक डिक्शन। सेकेंड नंबर का हमारे पास है पोइटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पोइटिक डिक्शन यानी कि डिक्शन किससे बना है, देखिए डिक्शन से डिक्शनरी बनता है, डिक्शन से ही क्या बनता है, डिक्शनरी। और डिक्शनरी किससे रिलेटेड होती है, वोकेब से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है, शब्दावली से, वोकेबलरी से संबंधित होती है। तो डिक्शन की बात यानी कि पोइट जो यूज करता है, जो वोकेब पोइट यूज करता है उससे संबंध है इसका। अब इसमें अगर फादर ऑफ पोइट डिक्शन की बात की जाए, किसको कंसिडर किया जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। किसको कंसिडर किया जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कंसिडर किया जाता है। किसकी बात चल रही है, फादर ऑफ पोइटिक डिक्शन किसको कंसिडर किया जाता है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये किया जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। इनकी डेफिनेशन थी पोइटिक डिक्शन की, क्या बोलते हैं ये, पोइटिक डिक्शन कैसी होनी चाहिए, एज ए लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। पोइटिक डिक्शन के लिए क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन की बात करते हैं। ये कहते हैं एक कॉमन मैन की लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए कैसी, पोइट्री की लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो पोइटिक डिक्शन में भी ये इनकी ये डेफिनेशन है, जिसको बाद में क्रिटिसाइज किया जाता है किसके द्वारा, एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। उनका एक वर्क था बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो इनकी पोइट्री की डेफिनेशन थी उसको यानी कि क्रिटिसाइज किया गया था किसके द्वारा, एस टी कॉलरिज के द्वारा। अपने वर्क जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि कब आ रखा है, पब्लिश कब होगा है 1817 में, तो इसमें वो किया गया था। अब इसमें अगर बात करें पोइटिक डिक्शन क्या दे रखा है, देखिए पोइटिक डिक्शन बोल रहा है,
पोइटिक डिक्शन को ये क्या डिफाइन किया गया है इसमें देखिए हमारे पास जो यहाँ पे हमने ले रखा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, पोइटिक डिक्शन को क्या माना जा रहा है। ये कह रहा है काइंड ऑफ लैंग्वेज, एक प्रकार की लैंग्वेज डीम्ड एप्रोप्रिएट, जिसको माना जाता है, जिसको कंसिडर किया जाता है, उचित माना जाता है, किसके लिए, यूज इन पोइट्री, पोइट्री में उसके उपयोग को उचित माना जाता है। एक प्रकार की ये लैंग्वेज है, इसको यानी कि पोइटिक डिक्शन क्या है, काइंड ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज का ही एक प्रकार है भाषा का, जिसको अप्रोप्रिएट माना जाता है पोइट्री में। इट डिफर्स वाइडली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, इसमें अंतर हो सकता है अगर बात करें अलग अलग पीरियड में, जैसे आपने देखा है लिटरेरी एजेस की बात की रखी है तो उसमें अंतर आ सकता है, ये कह रहे हैं। इसके बारे में अगर अन्य जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे जो बनाए हुए हैं, जो ये हमने अभी तक आपके साथ शेयर किए, उसमें इसकी अगर बात करें, इसके जो टाइप्स होते हैं, अगर पोइटिक डिक्शन की बात करें, एक पोइटिक डिक्शन होता है, एक पोइटिक लाइसेंस होता है। लाइसेंस कब मिलता है पोइट को, लाइसेंस इसीलिए मिलता है कि वो जैसे कुछ नए वर्ड्स यहाँ पे कॉइन कर सकता है, जैसे राइम स्कीम बनानी है तो उसके लिए अगर उसको वो वर्ड नहीं मिल पा रहे हैं जो एक डिक्शनरी में हैं, तो वो कुछ खुद से नए वर्ड्स कॉइन कर सकता है, ठीक है, तो उनकी मीनिंग उसको उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें इसके टाइप्स की बात करें तो फॉर्मल हो सकती है पोइटिक, अगर इसकी बात करें डिक्शन की, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पेडांटिक, पेडांटिक आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पेडांटिक है, पेडिस्ट्रियन है, इसके अलावा स्लैंग, स्लैंग लैंग्वेज का भी यूज़ होता है, और कलेक्वल आपने सुना होगा, एक इसी में कलेक्वल करके, कलेक्वल करके जिसको यानी कि हम बोल सकते हैं एक लोकल लैंग्वेज, ठीक है, कलेक्वल। और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और पोइटिक, ये तो आपको पता ही। ये कुछ टाइप्स हैं इसके पोइटिक डिक्शन के। और पोइटिक डिक्शन क्या है, अगर इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो एक बोल सकते हैं ऑपरेटिंग लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है, पोइट्री को ऑपरेट करने वाली एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज एम्प्लॉयड इन अ मैनर, एक इस मैनर में लैंग्वेज को एम्प्लॉय किया जाता है, दैट सेट्स पोइट्री, जो पोइट्री को सेट करती है, अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ स्पीच, अन्य प्रकार की जो स्पीच हैं या राइटिंग हैं उनसे भिन्न इसको बनाती है। इट इन्वॉल्व्स वोकेबलरी, इसमें क्या क्या शामिल होती हैं, वोकेबलरी हो सकती है, फ्रेजिंग, फ्रेजल यानी कि फ्रेज, जो फ्रेज वगैरह वो यूज किए जाते हैं वो हो सकते हैं इसमें, और ग्रामर हो सकती है, द ग्रामर कंसिडर अप्रोप्रिएट, जो ग्रामर जिसको यहाँ पे अप्रोप्रिएट माना जाता है, एंड इन अप्रोप्रिएट टू पोइट्री एट डिफरेंट टाइम्स, कभी कभार इन अप्रोप्रिएट भी हो सकती है पोइट्री में। एक कभी जो है अपनी जो है लैंग्वेज जब यूज करता है तो उस टाइम वो तो कोशिश करता है कि वो जो लैंग्वेज है वो अप्रोप्रिएट हो, लेकिन कभी कभार वो क्या हो सकती है, इन अप्रोप्रिएट भी हो सकती है। तो ये था पोएटिक डिक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ पोएटिक डिक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारे पास है रिनेसा। रिनेसा क्या है, अब बात करेंगे रिनेसा के बारे में। रिनेसा की अगर बात की जाए तो रिनेसा जो है कब से कब तक माना जाता है, 14th सेंचुरी टू, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर में अलग है इसका, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो अलग टाइम पीरियड रहेगा, 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी माना जाता है, 14 से लेके 17th सेंचुरी तक। पहले इसमें जो दे रखा है हमें ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद में जितने भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो भी आप लोगों तक शेयर किए जाएंगे, ठीक। देखिए द वर्ड रिनेसा, वर्ड नहीं है, वर्ड रिनेसा विच मीन्स रिबर्थ। रिनेसा यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, रिबर्थ इज यूज टू डिस्क्राइब, इसको यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जनरली द पीरियड बिटवीन 1350 टू 1600, 1600 के पीरियड तक के लिए, 1350 से लेके 1600 तक के पीरियड के लिए यूरोप में, यूरोप की बात चल रही है, यूरोप में 1350 से लेके 1600 तक का जो पीरियड है उसको कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, रिवर्थ। और ये जो रिनेसा वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिनेसा कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है, रिवर्थ। रिनेसा स्पिरिट केम फर्स्ट टू इटली, पहले ये इटली में आया, ठीक है,
एंड फ्रॉम देयर उसके बाद ये इसने ट्रैवल किया कह रहा है फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड। इट वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द रीडिस्कवरी ऑफ आर्ट। और इसका संबंध किससे है? रीडिस्कवरी। डिस्कवरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, उसको दोबारा से खोजना किसी चीज़ को, आर्ट को, ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मीन्स प्राचीन काल में जो कला थी उसको दोबारा से रीडिस्कवर करना। एंड द अचीवमेंट ऑफ ग्रेटर नेचुरलिज्म, और जो ग्रेटर नेचुरलिज्म की जो उपलब्धि थी उसकी बारे में बात की जा रही है। बाय द स्टडी ऑफ, किसके द्वारा? स्टडी ऑफ एक्चुअल मॉडल्स, यानी कि वास्तविक मॉडल्स के द्वारा अध्ययन करने के बाद उसकी अचीवमेंट को खोज निकालना। इन द स्टूडियो, किसमें? स्टूडियो में। इन लिटरेचर द रेनेसा स्पिरिट इज़ बेटर एक्सप्रेस। और लिटरेचर में अगर बात की जाए तो रेनेसा स्पिरिट को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? बाय टर्म ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म टर्म की बात करके हम इसको और बेहतर तरीके से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसको? रेनेसा को। अब ह्यूमनिज्म की बात आ रही है, मानवतावाद की, तो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है पेट्रार्क को। पेट्रार्क को कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। किसकी बात चल रही है? ह्यूमनिज्म की बात चल रही है। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, मानव से, और ह्यूमनिज्म वहीं से। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म पेट्रार्क को कंसिडर किया जाता है। अब इसमें एडिशनल पॉइंट हम एक एक करके बताते जा रहे हैं। रेनेसा से रिलेटेड जितनी अधिक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी हमने यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करके उसको हम आप लोगों तक शेयर करना चाहेंगे। इसी में अगर बात करें, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे जॉफ्री चौसर साहब को। किसको कहा जाता है? जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। जॉफ्री चौसर को जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। देखिए 1350 की बात आ रही थी, तो 1340 में आपको पता है चौसर का टाइम पीरियड क्या है? 1340 टू 1400, यही तो एज है, एज ऑफ चौसर। तो मॉर्निंग स्टार इनको कहा जाता है। शुरुआत यानी कि कहाँ से हो रही, कहने का मतलब चौसर से। अब मॉर्निंग स्टार इनको कहा जाता है किसका? रेनेसा का। तो लास्ट पोएट किसको कहा जाता है? अब जब शुरुआत की बात हमने कर ली, तो शुरुआत अगर इनसे हो रही है जॉफ्री चौसर से, तो लास्ट पोएट कंसिडर किया जाता है जॉन मिल्टन को। किसको किया जाता है? जॉन मिल्टन, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट वाले हमारे जॉन मिल्टन साहब को जो है लास्ट पोएट कंसिडर किया जाता है। लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा अगर पूछा जाता है तो कौन होंगे? जॉन मिल्टन। और अगर इसी में ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाए, क्या ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा की बात हो, ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा की बात हो, तो ट्रू चाइल्ड किसको बोला जाता है? ट्रू चाइल्ड बोला जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को। क्रिस्टोफर मार्लो को कंसिडर किया जाता है। टेम्बल इन द ग्रेट वाले क्रिस्टोफर मार्लो, जियो ऑफ माल्टा, ठीक है। ट्रू चाइल्ड किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो को। ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा क्रिस्टोफर मार्लो। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जॉफ्री चौसर। लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा जॉन मिल्टन। ये कुछ पॉइंट आपके साथ जो शेयर किए जा रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, और उम्मीद करते हैं इन्हीं में से जो है अधिकतर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, आप लोगों तक शेयर किए जाएंगे। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म की बात हमने कर ली, पेट्रार्क की। और इसके जो फीचर्स हैं, रेनेसा के फीचर्स, टू मेन फीचर्स की अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, टू मेन फीचर्स इसके जो हैं वो क्या क्या हैं हमने जो ले रखे हैं, जिसमें पहला तो हमें इसमें दिया था ह्यूमनिज्म, ठीक है, को की बात करें तो उसके थ्रू इसको बेहतर समझा जा सकता है, अभी जैसे हमने पढ़ा था। दूसरा साइंटिफिक टेम्पर की बात चलती है। किसकी बात चलती है? साइंटिफिक टेम्पर की बात चलती है। साइंटिफिक टेम्पर की बात चलती है। साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट जो अदर पॉइंट्स हैं उनमें अगर बात करें तो इसी में ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? रिवर्थ होता है। ये रेफर करता है टू अ पीरियड इन यूरोपियन सिविलाइजेशन। अगर बात करें यूरोपीय सभ्यता में, दैट वाज मार्क्ड बाय अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ये किस रूप में इसको जाना जाता है? रिवाइवल। रिवाइवल यानी कि रिवाइव करना, किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना।
क्लासिकल लर्निंग को रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम इसको कंसिडर किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग की बात चल रही है। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम, ये ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है यूरोपियन अगर सिविलाइजेशन में इसकी बात की जाए तो। 3 मेन राइटर्स कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। मेन राइटर्स की हम बात कर रहे हैं। मेन राइटर्स ऑफ रिनेसा अगर पूछा जाए, 3 मेन राइटर्स ऑफ रिनेसा पूछ लिया जाए तो वो कौन कौन होंगे? उसमें हमारे पास एक तो हैं विलियम शेक्सपियर। दूसरे हमारे अगर बात करें तो दूसरे नंबर के हमारे जो 3 मेन अगर राइटर्स की बात करें, इसमें जॉन मिल्टन भी आ जाएंगे। जॉन मिल्टन और एडमंड स्पेंसर कौन से? फेरी क्वीन वाले। एडमंड स्पेंसर को ही पोएट जो है कंसिडर किया जाता है। पोएट कहा है इनको किसने? चार्ल्स लैम ने कहा है। चार्ल्स लैम ने इनको पोएट कहा है। फेरी क्वीन वाले हैं। और जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट वाले, जो कि उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में तो नहीं है। लेकिन अगर बात करें विलियम शेक्सपियर, इनके जो है हमारे पास मैकबेथ है, ओथेलो है, एज यू लाइक इट है। ये इनके मेन अगर बात करें, 12th नाइट भी है मे बी, ठीक। तो कुछ ये वर्क्स हमारे पास इनके हैं। जो ट्रेजेडीज़ की बात करें उसमें ओथेलो और मैकबेथ हैं। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं इनके, इनमें से 2 हमारे पास इसमें दिए हुए हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में। बढ़ेंगे नेक्स्ट उसकी ओर, रोमांटिसिज्म। अगला क्या है? रोमांटिसिज्म है। इसी में हमने शेक्सपियर की बात की। जो शेक्सपियर का अगर एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है जिसको, उसका टाइम पीरियड 1558 से लेके 1603 तक है, ठीक है, जिसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की बात हो रही है। और क्वीन एलिजाबेथ के बारे में अगर थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाए तो उनके फादर थे हेनरी 8। कौन थे? हेनरी 8 थे, ठीक है। हेनरी 8 फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जिनको डिफेंडर ऑफ फेथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफेंडर ऑफ फेथ कहा जाता है। और क्वीन एलिजाबेथ की अगर मेंटर की बात की जाए तो इनके जो मेंटर थे वो कौन थे? रोजर एस्चम थे, द स्कूल मास्टर वाले, ठीक है। रोमांटिसिज्म देखिए क्या है। रोमांटिसिज्म अ टर्म अप्लाइड, एक टर्म जो अप्लाई किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब टू सच लिटरेचर, एक ऐसे लिटरेचर के लिए एज इज द रिवर्स ऑफ क्लासिकल। जो किसके लिए यूज होता है? रिवर्स ऑफ क्लासिकल जो चीज़ें हैं उनके रिवर्स के लिए यूज किया जाता है लिटरेचर में। अगर बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स सब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, बात करें तो सब्जेक्टिव होता है नेचर इसका। इंडिविजुअलिस्टिक होता है किसी व्यक्ति विशेष पे। सब्जेक्ट यानी कि कहने का मतलब सब्जेक्टिव का मतलब भी वही है। इंडिविजुअलिस्टिक की बात की जा रही है। ऑफन अनरिस्ट्रेंड क्वालिटीज़, यानी कि असंयत बोला जाता है, या अनर्गल जिसको हिंदी में बोल देते हैं, या बोल सकते हैं बेशब्द, ठीक है। ऐसी क्वालिटीज़ को इसमें दर्शाया जाता है। लव विद कॉमन ह्यूमैनिटी के साथ जो है लव को दर्शाया जाता है। कहने का मतलब नेचर एंड दी मिडिल एजेस। द रोमांटिक क्वेस्ट इज फॉर द रिमोट वंडरफुल एंड द ब्यूटीफुल। अब देखिए, रोमांटिक वर्ड से ही आपको कुछ याद आ रहा होगा इंग्लिश लिटरेचर में। रोमांटिक एज जो है 1798 से लेके 1837 तक का पीरियड है। और नेचर की इसमें बात की जा रही है तो नेचर पोएट के नाम से किसको जाना जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। जो रोमांटिक जो पोएट थे उनका भी जो अधिकतर टॉपिक रहता था वो क्या रहता था? सब्जेक्टिव रहता था, ठीक है। यही इसमें बात की जा रही है। लव विद कॉमन ह्यूमैनिटी, नेचर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये अगर फीचर्स की बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक की, ये रोमांटिक एज में भी रही हैं ये। तो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड था कि ये टर्म जो है लिटरेचर में रिवर्सल ऑफ किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिवर्स ऑफ क्लासिकल के लिए यूज किया जाता है रोमांटिसिज्म की अगर बात करें तो। इसी में आगे अगर बात की जाए
रोमांटिक एज की तो हम बात कर ही रहे थे, अभी हमने बात की थी जैसे पोएटिक डिक्शन के लिए जाने जाते हैं कौन, वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं। अब रोमांटिक एज में भी अगर बात करें 3 टाइप के पोएट हमें देखने को मिलते हैं। एक जो है अर्ली रोमांटिक, एक तो रोमांटिक और दूसरा लेटर रोमांटिक। तो इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। रोमांटिसिज्म में अगर बात करें तो मेन आपको ये फीचर्स, इसकी क्वालिटीज़ याद करने की ज़रूरत है, दिमाग में रखने की ज़रूरत है। तो बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। सलीलक्वी। सलीलक्वी जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, आत्म भाषण, यानी कि खुद का भाषण, स्वयं। अब स्वयं का भाषण क्या होता है, सलीलक्वी है क्या। सलीलक्वी की अगर बात की जाए तो एक स्पीच है प्ले में। ये क्या की जाती है, एक भाषण है प्ले में जिसमें एक कैरेक्टर क्या करता है, इन विच अ कैरेक्टर बोल सकते हैं, हु इज अलोन ऑन द स्टेज, जो स्टेज पे क्या है, अकेला है, अलोन ऑन द स्टेज। और इसके साथ साथ बात करें तो स्पीक्स हिज और हर थॉट्स अलाउड, अपने थॉट्स को जो है जोर जोर से बोलता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। ये है एक टाइप से बोल सकते हैं एक्ट ऑफ स्पीकिंग है, बोलने का, ठीक है, एक एक्ट है, कहने का मतलब है एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड इन दिस वे, यानी कि अपने जो थॉट्स हैं उनको जोर जोर से बोलने का एक तरीका है। और स्टेज में ये अकेला होता है जब कैरेक्टर, तब बात की जा रही। आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक स्टेज है, वहाँ पे आप अकेले हैं और अपने जो हैं थॉट्स को आप वहाँ पे कह रहे हैं, आपके साथ में कोई दूसरा नहीं है। और अपने जो जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रही है, ये जो लोग सुन रहे हैं, इन तक अपनी स्पीच को आप डिलीवर कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेज पे आप अकेले हैं, कोई दूसरा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऑल अलोन, यानी कि बोल सकते हैं ऑन, अलोन ऑन द स्टेज। इसके साथ साथ एक टर्म और होता है एसाइड। दोनों को मैं यहाँ पे कंपेयर कराऊंगा। एसाइड क्या होता है, अ साइड, अ साइड, इसको ऐसे कर लेना है आपको, अ साइड। असाइड कैसे होगा, आप ये स्टेज है उसमें आप साइड में चले जाते हैं, स्टेज है उसमें आप कहाँ चले जाते हैं, साइड में चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेज है, यहाँ पे अन्य करेक्टर्स भी होते हैं लेकिन आप साइड में चले जाते हैं और यहाँ से आप अपने थॉट्स को बोलते हैं। और सलीलक्वी क्या है, स्टेज में आप अकेले हैं, आप थॉट्स को बोलते हैं, यहाँ पे भी ऑडियंस होती है और यहाँ पे भी ऑडियंस होती है। यहाँ पे आप लाउडली, यानी कि जोर से अपनी उसको कहते हैं, अपने थॉट्स को, यहाँ पे भी आप अपने थॉट्स को कहते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पे आप अकेले होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको अकेले माना जाता है, लेकिन अकेले होते नहीं हैं, यहाँ पे अदर करेक्टर्स भी होते हैं। यहाँ पे जो आप कहेंगे वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो अदर करेक्टर्स हैं दे आर नॉट एबल टू हियर योर थॉट्स, आपके विचार जो आप व्यक्त कर रहे हैं उसको ये नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा कंसिडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है। आप स्टेज पे हैं, आप कुछ चीज़ें ऐसे कह रहे हैं, कुछ चीज़ों को कह रहे हैं, लेकिन जो अदर करेक्टर्स हैं दे आर नॉट एबल टू हियर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा नहीं होता, इतना सा अंतर है। अभी एसाइड भी है हमारे पास, उसको जैसे ही डिस्कस करेंगे। तो एसाइड के बारे में बोलें तो एक रिमार्क है मेड टू दी ऑडियंस अनहर्ड बाय अदर करेक्टर्स, जिसमें अनहर्ड का मतलब है जो नहीं सुना जा सकता, यानी कि जिसको नहीं सुना गया होता है, किसके द्वारा, अदर करेक्टर्स के द्वारा, उसको एसाइड बोलते हैं। अब देखिए इसी में इसकी डेफिनेशन क्या दी है हमें, एक थियोरेटिकल डिवाइस है, थिएटर पे यूज होने वाली डिवाइस है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वेयर बाय एन एक्टर एक्सप्रेसेस, जहाँ पे एक्टर एक्सप्रेस करता है, एक्टिंग करने वाला जो अभिनेता है वो एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स को ऑडियंस के साथ अकेले। कौन एक्सप्रेस करेगा, जो एक्टर है वो अकेले होगा, याद रखिएगा, ऑडियंस के साथ, श्रोताओं के साथ अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा। इट इज़ स्पोकन, यह बोला जाता है बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा, अकेला होता है। हम फिर से बात कर रहे हैं, दैट इज अलोन फॉर एक्ट्स, जो अभिनय के दौरान, कहने का मतलब है अकेला होता है, दो ही वर अलोन ऑन दी स्टेज, यद्यपि वो वैसे भी अकेला होता है स्टेज पे। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं।
इसमें मैं इन दोनों में मैं आपको सारे पॉइंट्स भी कंपेयर कराऊंगा, सलीलक्वी और एसाइड में। एसाइड क्या है, पहले एसाइड को देख लेते हैं। एसाइड भी हमने इसी उसमें ले रखा है, एसाइड इसमें लिया हुआ है हमने। देखिए एसाइड क्या है, एसाइड भी थियोरेटिकल डिवाइस है और सलीलक्वी भी थियोरेटिकल डिवाइस है। वेयर बाय ऑडियंस इज डायरेक्टली एड्रेस इन वर्ड्स। अब यहाँ पे ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है इन वर्ड्स द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, जिससे कि जो अदर एक्टर्स हैं, जो अदर करेक्टर्स हैं, कहने का मतलब स्टेज पे, वो क्या हैं, आर नॉट सपोज टू हियर। ऐसा माना जाता है कि वो उस चीज़ को नहीं सुन पा रहे जो उस करेक्टर के द्वारा कहा जा रहा है ऑडियंस को। इतना सा अंतर है इन दोनों में। अब इनमें अगर बात करें, जो पॉइंट्स हमने बना रखे हैं, उन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, जिससे और बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएँ। सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सलीलक्वी और एसाइड में जो डिफरेंस है, वो पहला डिफरेंस है कि सलीलक्वी क्या होती है, लेंदी होती है, और एसाइड क्या होता है, ब्रीफ होता है। एसाइड क्या होता है, ब्रीफ होता है। सलीलक्वी लेंदी होगी, एसाइड ब्रीफ होगा। सलीलक्वी इज स्पोकन व्हेन नो अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे सलीलक्वी कब बोली जाती है, नो अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। नो अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, अकेला होगा। हमने बात की थी स्टेज पे। बट यहाँ पे क्या होगा, अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट एंड एसाइड इज डिलीवर्ड विद अदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट। अदर कैरेक्टर यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, अदर कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट अनेबल टू हियर, लेकिन वो सुनने में अनेबल होंगे, असमर्थ होंगे, जो चीज़ यहाँ पे कही जाएगी कैरेक्टर के द्वारा। यहाँ पे भी एक इंसान कहेगा, यहाँ पे भी कहेगा। यहाँ पे इंसान अकेला होगा स्टेज पे, लेकिन यहाँ पे अन्य कैरेक्टर्स भी मौजूद होंगे। ऑडियंस तो दोनों में है। ये सलीलक्वी लेंदी होती है और एसाइड ब्रीफ होता है। कुछ एग्जाम्पल जो इसके हम यहाँ पे दे सकते हैं, अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं सलीलक्वी में, सलीलक्वी में टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, नॉट टू बी, ये इसका फेमस एग्जाम्पल है, जो कि हैमलेट की स्पीच है, विलियम शेक्सपियर का। हैमलेट जो आपने वर्क देखो, ट्रेजेडी जो है प्ले, उसमें किसका है, विलियम शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का है। और बात करें कब ये आ रखा है, 1609 के आसपास। टू बी और नॉट टू बी। इसके अलावा दूसरी अगर उसकी बात की जाए, दूसरे सलीलक्वी की बात की जाए, तो सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है सलीलक्वी का, सेकंड एग्जांपल होगा, इज दिस अ डैगर विच, इज दिस अ डैगर, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, जो मैं अपने सामने देखता हूँ, कहने का मतलब विच आई सी बिफोर मी, विच आई सी बिफोर मी। ये है दूसरा एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे दिया सलीलक्वी का। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी जो है विलियम शेक्सपियर के एक प्ले मैकबेथ है, ट्रेजेडी जो है, फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, उसी की अगर बात करें तो ये स्पीच किसकी है, मैकबेथ की है, विलियम शेक्सपियर का। और 1606 के टाइम पीरियड में इसका टाइम पीरियड रहा है। तो ये थी सलीलक्वी के एग्जाम्पल थे ये। और बात करें दूसरी ओर एसाइड का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एसाइड में हेमलेट का जो फर्स्ट लाइन है उसकी प्ले में अगर बात की जाए, हेमलेट एड्रेस करता है जिसमें ऑडियंस को अ लिटिल मोर देन किन करके, अ लिटिल मोर देन किन, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड करके, एंड लेस देन काइंड। ये है एसाइड का एग्जाम्पल, जो कि हेमलेट एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए अपनी ऑडियंस को कहते हैं क्या, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। किन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, तो किन से एक फ्रेज बनता है, किथ एंड किन, किथ एंड किन करके बनता है, किथ एंड किन। और किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव जो होता है, रिश्तेदार। उम्मीद करता हूँ जो सलीलक्वी और एसाइड थे ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो हमारे पास है, अगला लिटरेरी टर्म्स है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कौन नहीं जानता है। कॉन्शियसनेस की बात आती है तो आपको कुछ चीज़ यहाँ पे याद आ रही होगी। माइंड की 3 स्टेजेस जो बताई गई थी, मे बी फ्राइड के द्वारा ही बताई गई थी अगर मैं सही हूँ तो। मन की 3 अवस्थाएं बताई गई थी, जिसमें कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये 3 टाइप बताए गए थे। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया गया था मन की। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम का मतलब होता है एक धारा, किसकी? कॉन्शियसनेस की, विचारों की एक धारा कहने का मतलब है। यानी कि अब देख सकते हैं इसमें दिया है, क्या दे रखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं तब जाके आगे बात करेंगे। रिसेंट लिटरेरी टेक्निक है। कैसी टेक्निक है लिटरेरी? रिसेंट की, हाल ही की है। विच डिपिक्ट, जो वर्णन करती है, ठीक है, इनर थॉट्स, अंदरूनी विचारों को, एंड फीलिंग्स को, भावनाओं को, दैट फ्लो थ्रू, जो बहती हैं कहने का मतलब, फ्लो करती हैं, प्रवाहित होती हैं, किसमें? थ्रू दी माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइंड है, किसका? कैरेक्टर है कोई, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में, इसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको डिपिक्ट करता है, उसका वर्णन करता है। ये एक टेक्निक है। एक कैसी टेक्निक है, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, नैरेटिव टेक्निक है। वर्णन करने की एक टेक्निक है, एक तकनीक है, जिसमें वर्णन किया जाता है शब्दों के माध्यम से, ठीक है, किसके? इनर थॉट्स को, इनर थॉट्स और फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि चल रहे हैं किसके दिमाग में? इस कैरेक्टर के दिमाग में चल रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये चीज़ है जो माइंड में चल रहे हैं किसी कैरेक्टर के, उन विचारों को व्यक्त करना। कौन व्यक्त करेगा? जैसे हमारे सामने एक कैरेक्टर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको हम रीड कर पाएँ, तो वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। इन अ वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन आपको पता है, नोवेल, यानी कि फिक्शन का मतलब है कल्पना से, कल्पना यानी कि आपको पता है जो रियल में नहीं होगा, ठीक, काल्पनिक होगा। इसी में जेम्स जॉयस का एक जो वर्क है यूलिसिस करके, यूलिसिस, जो कि आपको पता है जो पब्लिश होकर है 1922 में। और 1922 कौन भूल सकता है? अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो 1922 एक ऐसा ईयर है जिसमें यूलिसिस तो पब्लिश होता ही है जेम्स जॉयस का, इसके साथ साथ टी.एस. इलियट का दी वेस्टलैंड करके भी पब्लिश होता है। यहाँ 1922 की बात करें, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस टेक्निक का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया है हमें? जेम्स जॉयस का यूलिसिस दे रखा है, ठीक। अब इसके बारे में अदर पॉइंट्स की बात कर लें। कभी कभार इसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कंसिडर कर लिया जाता है? इंटीरियर मोनोलॉग भी कह दिया जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग कहा जाता है। मोनोलॉग यानी कि एक सिंगल स्पीच कहने का मतलब है, मोनोलॉग स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपने पढ़ा होगा, जैसे फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग किसको कंसिडर किया जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए कौन जाने जाते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं, ये तो पता है आपको, लास्ट राइड टुगेदर वाले, ठीक। तो इंटीरियर मोनोलॉग भी इसको माना जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन इंटीरियर का मतलब है अंदरूनी, उससे बात चल रही है, तो इनर थॉट्स की अगर बात चल रही है तो उससे कंसिडर कर लिया जाता है। और इसी को कभी कभार यहाँ पे अगर बात करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कहा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है इसको। इसमें जो अन्य जो पॉसिबल जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पे आप लोगों तक शेयर करेंगे, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं जब बात आ रही है किसकी, यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात अगर आ रही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए हमारे उसमें एक वर्क है उत्तराखंड एलटी के, उसमें वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है, ये पायनियर बोली जाती है। क्या बोला जाता है इनको? पायनियर ऑफ दिस टेक्निक, पायनियर बोला जाता है इस टेक्निक का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इनका मिसेस डेलावे करके है वर्क, ठीक है, मिसेस डेलावे करके है। यूलिसिस जेम्स जॉयसे का है। इसके अलावा अगर इस टर्म की बात की जाए जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा यूज किया गया, किसके द्वारा कॉइन किया गया, इन सारी पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। विलियम जेम्स का नाम आपने सुना होगा। विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे। विलियम जेम्स, इन्होंने 1890s के टाइम पे इसको जो है क्या किया था, इनका एक वर्क था उसमें यूज किया हुआ था।
प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी करके। कौन सा वर्क था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, मनोविज्ञान के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890, उस टाइम में इन्होंने इसको क्या किया था, इसमें यूज किया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो यही विलियम जेम्स ही हैं। और कॉइंट की बात आती है तो फर्स्ट कॉइंट बाय विलियम जेम्स, आपको पता होना चाहिए। और इस टेक्निक को किस किसने यूज किया हमने अभी बताया, इसी में वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयसे, ये हैं। और इनके साथ साथ अगर अन्य की अगर बात की जाए, जो डोरोथी एक रिचर्डसन करके हैं, उन्होंने इसको यूज किया था लिटरेचर में। अगर ये पूछा जाता है इसको लिटरेचर में किसने सर्वप्रथम यूज किया था, तो लिटरेचर में अगर बात की जाए तो लिटरेचर में इसको यूज किया था डोरोथी रिचर्डसन ने। डोरोथी रिचर्डसन ने इसको यूज किया था लिटरेचर की अगर बात करें तो इनका एक नोबेल की अगर बात की जाए तो नोबेल सीरीज थी पिलग्रिमेज करके, उसमें इन्होंने इसको यूज किया था। और इसके अलावा मे सिंक्लेयर ने भी अपने पॉइंटेड रूप्स में इसका यूज किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर एक्सप्लेन करें, इज बेस्ट एक्सप्लेन कह रहा है एज नरेशन, एक नरेशन के रूप में, एक वर्णन के रूप में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दैट ट्राइज, जो कोशिश करता है टू इमिटेट करना, अनुकरण करना किसी चीज़ का। इमिटेट द पैटर्न्स ऑफ रियल थॉट्स, जो रियल थॉट्स का जो पैटर्न है, रियल थॉट्स का जो पैटर्न है उसको इमिटेट करने की ये कोशिश करता है। नरेशन तो है, एक नरेटिव टेक्निक है जिसमें कोशिश की जाती है जो पैटर्न है रियल थॉट्स का उसको इमिटेट किया जा सके, ठीक है। फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसको कहा जाता है? तो ये भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमने इस बारे में बात कर ली। माइंड के बारे में हम बात कर रहे थे, माइंड के 3 स्टेजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो माइंड में ये माना जाता है कि अधिकतर जो विचार होते हैं हमारे, वो कौन से माइंड में होते हैं? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी कि जिसको बोलते हैं अचेतन मन, इसमें हमारे बहुत सारे विचार होते हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो वो जैसे जैसे हम सोचते हैं तो किस में आते हैं? फिर कॉन्शियस में आते हैं। ये एक थैला है, एक पिटारा है, समझ लो, यहाँ से वो विचार आते हैं किसमें? इसमें। तो कॉन्शियस माइंड में आएंगे, और कॉन्शियस माइंड में अगर बात करें तो वो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, वो भी अरेंज्ड वे में नहीं होंगे। वो एक अगर बात कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होते हैं। वो थॉट्स जब हमारे दिमाग में आते हैं, आपको पता है, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं आते हैं, उनको हमें सिस्टमेटिक करना पड़ता है, लेकिन वो थॉट्स हमारे दिमाग में सिस्टमेटिक वे में आते नहीं हैं। तो कभी क्या होता है, प्रेजेंट से रिलेटेड, कुछ पास्ट से रिलेटेड, ऐसे करके थॉट्स आते हैं, उनको हमें सिस्टमेटिक करना होता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? एक इसी टाइप की नैरेटिव टेक्निक है जिसमें दर्शाया जाता है किसको? थॉट प्रोसेस को, करेक्टर के सोचने की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया जाता है। और ये जो है लिखी जा सकती है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इट कैन बी रिटन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, दोनों में इसको लिखा जा सकता है। तो मेन पॉइंट्स जो थे हमने यहाँ पे शेयर किए आप लोगों तक। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।